हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत रिस्टोरेशन पीरियड देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे प्यूरिटन्स एज, जिसे एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है, और रिस्टोरेशन एज, जिसे एज ऑफ ड्राइडेन भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं रिस्टोरेशन पीरियड। रिस्टोरेशन रिफर्स टू द रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की। यह जो मोनार्की थी, इसके रिस्टोरेशन के रिफर्स में यह रिस्टोरेशन वर्ड यूज किया जाता है। When Charles II restored to the throne of England following an 11-year Commonwealth period during which the country was governed by the Parliament under the डायरेक्शन ऑफ द प्यूरिटन जनरल ओलिवर क्रॉमवेल। और यह जो रिस्टोरेशन वर्ड यूज किया जाता है, यह मोनार्की और रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की क्या है, तो चार्ल्स टू यह इंग्लैंड के थ्रोन पे रिस्टोर्ड हुए थे, और वह एक 11 साल के पीरियड के बाद। अब यह जो बीच का जो 11 साल था, यह जो थे प्यूरिटन्स जो लोग थे, उन्होंने 11 साल तक गवर्नमेंट चलाई थी, पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट चलाई गई थी, जिसे हम कॉमनवेल्थ पीरियड कहते हैं। और उन प्यूरिटन्स के जनरल थे ओलिवर क्रॉमवेल, उनके अंडर 11 साल तक गवर्नमेंट चलाई गई थी, और उसके बाद चार्ल्स टू इंग्लैंड के थ्रोन पे रिस्टोर हुए और मोनार्की रिस्टोर्ड हुई। दैट पॉलिटिकल इवेंट coincides the changes in the literary, scientific and cultural life of Britain। अब यह जो पॉलिटिकल इवेंट हुआ, चार्ल्स टू इंग्लैंड के थ्रोन पे रिस्टोर्ड हुए, अब उसकी वजह से क्या हुआ, लिटरेरी, साइंटिफिक और कल्चरल लाइफ जो थी ब्रिटेन की, वह पूरी तरह चेंज हो गई। और साथ में लिटरेरी, साइंटिफिक और कल्चरल लाइफ, वी कैन डिवाइड इट रिस्टोरेशन पीरियड इनटू 3 एजेस। यह जो रिस्टोरेशन पीरियड है, इसे हम 3 एजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है चार्ल्स वन, जिनका कार्यकाल था 1625 से 1649, जिसे हम कैरोलाइन पीरियड भी कहेंगे। दूसरा है द प्यूरिटन्स एज, जिसे एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है, जो 1649 से लेके 1660 तक था। और तीसरा जो पीरियड है, जिसे हम कहेंगे रिस्टोरेशन पीरियड, और एज ऑफ ड्राइडेन और एज ऑफ चार्ल्स टू, जो है 1660 से लेके 1700 तक। Puritan's age was the decline of Renaissance age and age of revival knowledge। यह जो प्यूरिटन्स एज है, यह रेनाइसेंस एज या एज ऑफ रिवाइवल ऑफ नॉलेज जो था, उसके बाद में, जब यह रेनाइसेंस खत्म होने में आया, उसके बाद यह प्यूरिटन्स एज आई। प्यूरिटनिज्म, religious reform movement in the late 16th and 17th century। अब यह जो प्यूरिटनिज्म है, यह एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थी, रिलीजियस धार्मिक रिफॉर्म मूवमेंट थी, जो 1600 या 1700 सेंचुरी के बीच में हुई थी। चार्ल्स वन वॉज उस टाइम, ये प्यूरिटन्स एज शुरू होने के पहले चार्ल्स वन का राज्य था इंग्लैंड पे। चार्ल्स वन वॉज अ करप्ट, irresponsible and very much lavish king who had 1000+ mistress। अब चार्ल्स वन जो था, वह बहुत ही करप्ट, इररिस्पॉन्सिबल और लेविश किंग था, जिसकी 1000+ मिस्ट्रेस थी। ही गिफ्टेड लैंड्स, पैलेसेस टू क्वींस। He spent all public wealth on them। Religious authority called Puritans did not accept all that things, and they started door-to-door campaign to tell people that king was not son of God। अब इसमें son of God, वहाँ पे ब्रिटेन में ऐसा कहा जाता था कि जो किंग है वह भगवान का पुत्र होता है, पर जब वह यह सब पब्लिक वेल्थ जो है, वो इसी तरह अपनी जो ज़रूरतें थी उस पर उड़ा रहा था, तो जो रिलीजियस अथॉरिटी थी, जिसे प्यूरिटन्स कहा जाता था, उन्हें यह चीज़ नहीं पसंद आई, और उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन, यानी घर घर जाकर लोगों को बताया कि किंग यह सन का गॉड का सन नहीं है। दैट रिजल्ट इनटू सिविल वॉर, और उसकी वजह से क्या हुआ, सिविल वॉर हुआ, which took place between king and public from 1642 to 1649। और यह सिविल वॉर किसके बीच में हुआ, किंग और पब्लिक के बीच में। पूरे 7 साल तक यह वॉर चला। ड्यूरिंग दिस वॉर ऑल थिएटर्स वेर बैन्ड बिकॉज प्यूरिटन्स थॉट दैट ऑल प्ले राइटर्स
एंड एक्टर्स वेयर फ्लैटरर्स ऑफ किंग। और यह जो सिविल वॉर चला इसमें सब थिएटर्स बंद कर दिए गए, क्योंकि प्यूरिटन्स को लगता था कि ये जो प्ले राइटर्स है, एक्टर्स है, यह किंग के फ्लैटरर्स है। ओनली वन कोर्टियर, ओलिवर क्रॉमवेल, एक ही जो कोर्टियर थे, जो हम जिसे कहेंगे सरदार थे, ओलिवर क्रॉमवेल, who was a religious person, यह एक धार्मिक पर्सन थे, had 10,000 आर्मी with him, और उनके साथ 10,000 फौज भी थी, अपोज द किंग एंड बिकेम लीडर ऑफ प्यूरिटन्स। इन्होंने चार्ल्स वन को अपोज किया और प्यूरिटन्स की यह लीडर बन गए। चार्ल्स वन एंड क्वीन एंड किंग्स रिलीजियस मैसेंजर, आर्क बिशप लॉर्ड। अब चार्ल्स वन, उनकी रानी, और किंग का जो एक धार्मिक मैसेंजर था, आर्क बिशप लॉर्ड, दे ऑल वेयर बी हेडेड टूगेदर। उन तीनों को साथ में, उन लोगों को साथ में बी हेडेड यानी फांसी पे लटकाया गया। एंड अ न्यू एज वॉज स्टार्टेड इन ब्रिटेन विच कॉल्ड प्यूरिटन्स एज। और नई ब्रिटेन में नई एज शुरू हो गई जिसे हम कहेंगे प्यूरिटन्स एज। The country was governed by parliament under the direction of the Puritans General Oliver Cromwell. Puritans के जो जनरल थे ओलिवर क्रॉमवेल, उनके डायरेक्शन में पार्लियामेंट जो थी वह पूरी कंट्री को गवर्न करने। That government known as many of names. अब उस गवर्नमेंट को बहुत सारे नाम दिए गए हैं, तो वह नाम आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में यह पूछे जाते हैं। जैसे उन्हें कहा जाता है प्रेस्बिटेरियन गवर्नमेंट, आयरन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ सेंट्स, प्रोटेक्टर्स, इंटरिगम एंड कॉमनवेल्थ पीरियड भी उस गवर्नमेंट को कहा जाता है। The period between 1625 to 1675 is known as a Puritans or Milton's age. अब यह जो पीरियड है 1625 से लेके 1675 तक का, उसे प्यूरिटन्स एज कहा जाता है या फिर मिल्टन एज, बिकॉज ग्रेटेस्ट ऑथर जॉन मिल्टन वॉज अ प्यूरिटन। यह जो ग्रेटेस्ट ऑथर थे जॉन मिल्टन, यह पोएट भी थे, ऑथर भी थे, प्ले राइटर भी थे, यह एक प्यूरिटन थे, मतलब वह रिलीजियस थॉट वाले थे जॉन मिल्टन। अब उनका जो कार्यकाल था, अब उनका लिटरेचर इतना फेमस था कि उस एज को मिल्टन एज भी कहा जाता है। अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टेंट दैट अरोज इन द 16th century within the Church of England demanding the simplification of doctrine and worship, greater strictness in religious discipline. अब यह जो मेंबर ऑफ प्रोटेस्टेंट लोगों का ग्रुप था, जो जिसे हम प्यूरिटन्स कहते थे, उनका क्या कहना था, वो किस बात की डिमांड करते थे कि यह जो वर्कशिप है, पूजा पाठ है, यह रिलीजियस डिसिप्लिन के अंदर स्ट्रिक्टली फॉलो हो, और यह जो डॉक्टरीन जिसे हम कहेंगे उपदेश शिकवन, यह जो होती है रिलीजियस धार्मिक शिकवन, यह स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया जाए, ऐसे उन लोगों का डिमांड था। During part of 17th century, the Puritans become a powerful political party. अब यह जो प्यूरिटन्स का जो ग्रुप था, जो गवर्नमेंट चला रही थी, वो एक पावरफुल पार्टी बन गई थी। The main aim of Puritan age was, अब ये प्यूरिटन एज जो शुरू था उसका मेन एम क्या था, टू फैसिलिटेट रिलीजियस फ्रीडम। यह जो प्यूरिटन्स थे यह चाहते, यह रिलीजियस धार्मिक फ्रीडम को सुविधा, धार्मिक फ्रीडम की सुविधा देना चाहते थे, और दूसरा एम था फुल सिविल लिबर्टी, पूरी तरह से सिविल लिबर्टी, स्वतंत्र हो, नागरिक लोगों को स्वतंत्रता मिले। यह प्यूरिटन्स एज के दो एम थे। अब हम देखेंगे प्यूरिटन्स एज लिटरेचर। अब प्यूरिटन्स एज लिटरेचर में क्या होती थी, राइटिंग स्टाइल वाज प्लेन, लव पोएट्री वाज बेस्ड ऑन रियलिज्म। अब उस टाइम जो राइटिंग स्टाइल थी वो प्लेन थी, और लव पोएट्री जो होती थी वह रियलिज्म पे बेस्ड होती थी। टच ऑफ इपिक एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, स्पेंसर्स फेरी क्वीन वॉज अ रोमांटिक एपिक। एंड ज़्यादा से ज़्यादा एपिक एलिमेंट्स यूज किए जाते थे। उदाहरण के तौर पे हम मिल्टन्स के पैराडाइज लॉस्ट का उदाहरण ले सकते हैं, जिसपे बाइबल का उदाहरण लिया है।
स्पेंसर्स फेरी क्वीन वॉज अ रोमांटिक एपिक। उसके बाद मेटाफिजिकल पोएम्स होती थी। यह जो मेटाफिजिकल पोएम्स है यह कंसर्न द नेचर ऑफ द थिंग्स रादर देन द फिजिकलिटी। मेटा मीन्स बियॉन्ड फिजिकल। अब बियॉन्ड फिजिकल होता है मेटा मीन्स, मतलब शारीरिक के परे, जिसे हम आध्यात्मिक वगैरह कहेंगे, परातत्व कहेंगे, उस तरह की पोएम्स होती थी। पोएट्स लार्जली यूज सोनेट्स, और सोनेट्स का ज़्यादा उपयोग ये पोएम में पोएट्स किया करते थे। इस तरह का लिटरेचर हुआ करता था प्यूरिटन्स एज में। अब हम देखेंगे रिस्टोरेशन पीरियड। 1660 marks the beginning of restoration period. The beginning of restoration began the process of social transformation. अब यह जो 1660 है यहाँ से रिस्टोरेशन पीरियड शुरू होता है, और यह जो है यह प्रोसेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन थी। रिस्टोरेशन मतलब सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, उस टाइम प्रोसेस शुरू हो गई थी। 1660 to 1700 रिस्टोरेशन एज और एज ऑफ ड्राइडेन भी कहा जाता है, क्योंकि ड्राइडन वॉज रिप्रेजेंटेटिव राइटर ऑफ दिस पीरियड। इस पीरियड में जितना भी लिटरेचर लिखा गया उसके रिप्रेजेंटेटिव राइटर कौन है? ड्राइडन। इसलिए इसे एज ऑफ ड्राइडन भी कहता है। रिस्टोरेशन पीरियड बिगिन व्हेन चार्ल्स टू केम टू द इंग्लैंड थ्रोन। जब इंग्लैंड के थ्रोन पे चार्ल्स टू रिस्टोर हुए और मोनार्की वहां पे रिस्टोर हुई, उस टाइम रिस्टोरेशन पीरियड शुरू हुआ। पीरियड डिनोट्स द इवेंट्स ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की एंड न्यू पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट। जब यह मोनार्की रिस्टोर हुई और न्यू पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट वहां पे स्थापन हुआ, एस्टेब्लिश हुआ, नया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वहां पे बना, जिसे हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत कह रहे थे, इसे हम कहेंगे रिस्टोरेशन पीरियड की शुरुआत। इंक्रीज इन कमर्शियल एंड ग्लोबल ट्रेड फॉर ब्रिटेन अंडर द रूल ऑफ चार्ल्स टू। अब यह चार्ल्स टू का जो रूल था उसके अंडर क्या हुआ? ब्रिटेन में कमर्शियल और ग्लोबल ट्रेड बढ़ गया। Education was also expanded during this period. Middle class and lower class were also included for education. अब उस टाइम क्या हुआ? सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था ना, तो एजुकेशन यह सबके लिए खुला किया गया। मिडिल क्लास और लोअर क्लास भी एजुकेशन में समाविष्ट किए गए, इंक्लूड किए गए। किंग वॉज मॉरली करप्ट। अब यह जो चार्ल्स टू था, यह किंग वॉज मॉरली करप्ट था। सो द पब्लिक, इसकी वजह से पब्लिक भी करप्ट होने लगी थी। ही हैड मेनी मिस्ट्रेस एंड इलिसिएट रिलेशनशिप। चार्ल्स टू हैड नो लेजिटिमेट हेयर। अब यह जो चार्ल्स टू था ये मॉरली करप्ट था, उसे बहुत मिस्ट्रेस थी, उसकी अनैतिक रिलेशनशिप्स थी, तो उसकी वजह से उसको एक वैध ऐसा जिसे हम लेजिटिमेट हेयर कहेंगे, यानी उत्तराधिकारी कोई नहीं था। जेम्स ब्रदर्स ऑफ चार्ल्स टू, चार्ल्स टू का जो ब्रदर था जेम्स वॉज द नेक्स्ट वन हु कुड पॉसिबल टेक ओवर द थ्रोन। यह जो जेम्स था यह चार्ल्स टू का ब्रदर था। अब उसे लेजिटिमेट हेयर तो कोई था ही नहीं, उसका उत्तराधिकारी तो कोई था ही नहीं कायदेशीर, तो उसका जो ब्रदर था जेम्स वह इंग्लैंड के थ्रोन पे बैठ सकता था, इंग्लैंड का थ्रोन उसे मिल सकता था। To Parliament was stuffed with anti-Catholic cabinet. He himself was conformed to Anglicanism but had sympathy towards Catholics. अब यह जो पार्लियामेंट थी उस चार्ल्स टू की, यह पूरी तरह एंटी कैथोलिक कैबिनेट थी और वो खुद को भी एंग्लिकनिज्म की सोच वाला मानता था, और पर उसे कैथोलिक्स के बारे में थोड़ी थोड़ी सिंपैथी होती थी। पार्लियामेंट वॉज नॉट इन फेवर ऑफ जेम्स। अब यह जो जेम्स था चार्ल्स टू का ब्रदर, उसके फेवर में पार्लियामेंट नहीं थी और फोर्स कर रही थी चार्ल्स टू को कि जो उसका लाइन ऑफ सक्सेशन है, उत्तराधिकारी की जो लाइन है, उत्तराधिकारी बनने की जो बात है उसमें जेम्स को वह एक्सक्लूड कर दे, हटा दे। एक्सक्लूशन क्राइसिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टू पार्टीज। अभी चार्ल्स टू को पार्लियामेंट फोर्स कर रही थी कि जेम्स को लाइन ऑफ सक्सेशन से हटा दे,
तो इसकी वजह से क्या हुआ, क्राइसिस बढ़ गई और उसकी वजह से दो पॉलिटिकल पार्टी वहां पे बन गई। उसमें से पहली थी टोरीज, दे आर इन फेवर ऑफ द किंग, जो किंग के फेवर में थी, और दूसरी थी वीक्स, दे आर अपोज टू चार्ल्स टू, और चार्ल्स टू को अपोज करने वाली पार्टी थी वीक्स। द होल नेशन अंडर द किंग वॉज करप्ट, अब किंग ही मॉरली करप्ट था तो पूरा नेशन करप्ट होने लगा था। प्रोटेस्टेंट वेयर ऑन द राइज एट दैट टाइम एंड कैथोलिक्स वेयर डोमिनेटेड बाय देम, उस टाइम प्रोटेस्टेंट उनका उदय हो रहा था और वह कैथोलिक लोगों को डोमिनेट कर रहे थे। द रिस्टोरेशन पीरियड ब्रॉड गुड न्यूज फॉर इंग्लिश लिटरेचर, अब यह वहाँ पे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन था, ट्रेड बढ़ गया था, पर पीपल जो थे वो करप्ट हो गए थे, वहाँ पे दो पॉलिटिकल पार्टीज बन गई थी, कैथोलिक डोमिनेटेड हो रहे थे। पर इस बीच में इंग्लिश लिटरेचर के लिए गुड न्यूज थी, क्यों, थिएटर वेयर क्लोज ड्यूरिंग क्रॉमवेल प्यूरिटन्स पीरियड, जो प्यूरिटन्स के पीरियड था उस टाइम थिएटर्स क्लोज किए गए थे। चार्ल्स टू back to the throne, he ordered the reopening of the theaters and churches as well, पर जैसे ही चार्ल्स टू आया उसने क्या किया, थिएटर्स को ओपन किया और चर्चेस को भी ओपन। द पीरियड लास्टेड अंटिल 1785, यह जो पीरियड है यह 1785 तक माना जाता है। इस रिस्टोरेशन पीरियड में जो नए नए पॉलिटिकल रूल्स एस्टेब्लिश हुए उसे यह पीरियड इंडिकेट करता है। द लिटरेचर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज नोन एज रिस्टोरेशन पीरियड लिटरेचर, और इस लिटरेचर में सबसे ज्यादा पैम्पलेट लिटरेचर की आउटपोरिंग हो रही थी, ज्यादा से ज्यादा पैम्पलेट लिटरेचर लिखा जा रहा था। पैम्पलेट्स मतलब कोई पॉलिटिकल रिलीजियस इशू उस पे जो लिखित साहित्य होता है उसे हम पैम्पलेट्स कहेंगे। लिटरेचर दैट गेन पॉपुलरिटी ड्यूरिंग दोज ईयर्स, और उस ईयर्स में लिटरेचर में नॉवेल्स, पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल, ड्रामा, सटायर, इस तरह का लिटरेचर बहुत पॉपुलर हो रहा था। लिटरेचर वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच लिटरेचर, फ्रॉम फैंसी टू बीट एंड फ्रॉम पोएट्री टू प्रोज शिफ्ट इन लिटरेचर। अब ये जो लिटरेचर लिखा जा रहा था फैंसी टू बीट, फैंसी से लेकर बीट तक, पोएट्री से लेकर प्रोज तक, हर इसमें हमें फ्रेंच लिटरेचर का इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा था। रेफरेंस वाज आल्सो चेंज ड्यू टू द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग दैट टाइम, अब ये लिटरेचर में जो रेफरेंसेस दिए जा रहे थे वो भी चेंज होने लगे थे। पहले इपिक दिए जाते थे, फिर कॉन्टेम्प्ररी दिए जाते थे, क्यों, क्योंकि पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर उस टाइम चेंज हो चुका था, रूल्स चेंज हो चुके थे। मोस्ट ऑफ राइटर्स एंड किंग चार्ल्स टू स्पेन मोस्ट ऑफ टाइम इन फ्रांस, अब चार्ल्स टू ने भी अपने जीवन का बहुत सारा कार्यकाल फ्रांस में बिताया था और बहुत से राइटर फ्रांस में रह चुके थे, इसकी वजह से उनके लिटरेचर पे फ्रांस का इन्फ्लुएंस। अब हम देखेंगे रिस्टोरेशन लिटरेचर। रिस्टोरेशन लिटरेचर, द डेट ऑफ रिस्टोरेशन लिटरेचर आर अ मैटर ऑफ कन्वेंशन, अब यह चर्चा का विषय है। एंड दे डिफर मार्केडली जेनरा टू जेनरा, अब ड्रामा 1700 तक माना जाता है, पोएट्री 1666 तक मानी जाती है और प्रोज 1688 तक माना जाता है। Most significant form of literature as a poem affected political events and immediate reflected that time. Throughout the period, the lyric, historical and epic poems were being developed. अब जो पोएम लिखी जा रही थी उस पे जो वहाँ पे पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे थे उसका इमीडिएट रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था लिटरेचर में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इपिक रेफरेंसेस न लेते हुए वह कॉन्टेम्प्ररी रेफरेंसेस लेकर लिटरेचर लिखा जा रहा था और लिरिक, हिस्टोरिकल, इपिक पोएम्स वेयर डेवलप हो रही थी। प्रोज इन रिस्टोरेशन पीरियड इज डोमिनेटेड बाय क्रिश्चियन रिलीजियस राइटिंग, अब यह जो प्रोज थे रिस्टोरेशन पीरियड के वह किस तरह का प्रोज होता था, क्रिश्चियन रिलीजियस राइटिंग होता था। Beginning of the genre that would dominate later periods, fiction and journalism.
अब ये प्रोज के जो अलग अलग तरह के जो प्रोज होते हैं जिसमें फिक्शन जर्नलिज्म भी ऐड होता है, यह जो जनरा उस टाइम शुरू हुआ उसने बाद में बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ा है। ड्यूरिंग रिस्टोरेशन रीओपनिंग द थिएटर्स, टू थिएटर्स कंपनी, The King and the Duke's Company were established in London and plays rather than chronology. They were contemporary. जो plays होते थे, theaters open हो गए थे तो इंग्लैंड में The King और The Duke's Company नाम की दो थिएटर कंपनी एस्टेब्लिश हो गई थी। और प्लेस जो है वो क्रोनोलॉजी नहीं होते थे, काल बाह्य या फिर पुराने जमाने के नहीं होते, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेम्प्ररी प्लेस होने लगे थे। हीरोइक प्लेस, अब उस टाइम के लिटरेचर में हीरोइक प्लेस भी लिखे जाते थे, कॉल्ड हीरोइक ट्रेजेडीज। दिस प्लेस प्रेजेंट कैरेक्टर्स विथ सुपर ह्यूमन क्वालिटीज, जिसमें जो मेन कैरेक्टर होता था उसमें सुपर ह्यूमन क्वालिटीज होती थी। दे आर लार्जर देन लाइफ एंड हैव नोबल वर्चूज, उनमें नोबल वर्चूज होते थे उनके, और वह लाइफ से भी बड़े होते थे। दिस प्लेस हैव अ स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रायल ऑफ थीम्स लाइक लव, ऑनर एंड करेज, और इस तरह के प्लेस में लव, ऑनर, करेज, इस तरह की थीम्स हुआ करती थी। रिस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स, उस टाइम जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ लिटरेचर फॉर्म वो था कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इंग्लिश सोसाइटी वॉज इन नीड ऑफ न्यू फॉर्म इन एंटरटेनमेंट, अब बहुत साल तक थिएटर्स बंद रहे और वहाँ पे पॉलिटिकल रिफॉर्म हुआ, सोशल रिफॉर्म हो रहा था, तो इंग्लिश सोसाइटी को नया एंटरटेनमेंट फॉर्म चाहिए था। दे वेयर अर्लियर स्टार्व ड्यू टू द बैंड थिएटर्स ड्यूरिंग द प्यूरिटन्स एज, प्यूरिटन्स एज में थिएटर्स बंद होने की वजह से उन्हें इस तरह का जो एंटरटेनमेंट था प्लेस द्वारा हुआ करता था वह नहीं मिला था। कॉमेडी ऑफ मैनर इज अ डिपिक्शन ऑफ रिलेशन ऑफ मेन एंड वुमेन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। अब यह कॉमेडी ऑफ मैनर में जो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के मैन और वुमेन होते थे उनके बीच जो रिलेशनशिप होता था उसका चित्रण इसमें किया जाता था। दे सैटराइज्ड मैनरलिज्म, वह क्या करते थे, यह जो बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए, किस तरह की चाली रीति होना चाहिए, किस तरह का रहन सहन होना चाहिए, इस पे कॉमेडी ऑफ मैनर में सटायर किया जाता था। कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज फुल ऑफ इरोटिक डायलॉग्स एंड मॉरली करप्ट कैरेक्टर्स, और ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो प्ले होते थे उसमें सबसे ज्यादा इरोटिक डायलॉग्स होते थे और मॉरली करप्ट कैरेक्टर्स होते थे। रिस्टोरेशन कॉमेडी वॉज लाइक अ मिरर ऑफ द अपर क्लास सोसाइटी, अब यह जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है यह एक तरह का मिरर था, अपर सोसाइटी किस तरह का जीवन जी रही थी इसका एक तरह का वह आईना था। सच एज ओपन डिस्प्ले ऑफ फ्रैंकनेस, अब इस तरह का ओपन फ्रैंकनेस, ओपननेस रिजल्टेड द क्रिटिसिज्म ऑफ रिस्टोरेशन कॉमेडी, और यह फ्रैंकनेस, ओपननेस उस प्लेज में दिखाया जाता था, तो इसकी वजह से रिस्टोरेशन कॉमेडी यह क्रिटिसिज्म के लिए पात्र हो गई थी। उसके बाद बिगिनिंग ऑफ न्यू क्लासिकलिज्म, और इसी टाइम रिस्टोरेशन पीरियड में न्यू क्लासिकलिज्म भी शुरू हो चुका था। इट वॉज सिमिलर टू द वे सोसाइटी ब्रोक द चेन ऑफ प्यूरिटनिज्म, यह कैसा था कि जो प्यूरिटनिज्म जो रिलीजियस लिटरेचर हुआ करता था प्यूरिटन्स का, उसको एक तरह से ब्रोक किया गया, और राइटर्स बैक इनटू द एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर टेकिंग इंस्पायरेशन फ्रॉम द एपिक्स, और राइटर्स ने फिर से जो एंशिएंट ग्रीक एपिक्स होते थे उसका जो लिटरेचर होता था वहां से इंस्पायरेशन लेके प्लेज लिखना शुरू किए थे, जिसे हम हीरोइक प्लेज कहते हैं। इमिटेशन द एंशिएंट ग्रीक वर्क, और इसकी वजह से क्या हुआ, टू गेट गाइडेंस एंड इंस्पायरेशन राइटर स्टैंडर्ड्स फॉलोइंग द क्लासिकल राइटर, जो क्लासिकल राइटर्स के जो लिखान था, जो क्लासिकल राइटर्स का लिटरेचर था उससे वह गाइडेंस और इंस्पायरेशन लेके लिखते थे। स्पेशली लैटिन राइटर इन्फ्लुएंस कुड बी इजीली सीन ओवर द राइटर्स ऑफ रिस्टोरेशन एज, रिस्टोरेशन एज पीरियड में जो राइटर्स ने प्लेज लिखे या फिर पोएम्स लिखी, इस पे हमें लैटिन राइटर्स का इन्फ्लुएंस इजीली देखने में मिलता है। इन्फ्लुएंस फ्रॉम फ्रेंच, अब ज़्यादा
जो राइटर्स और खुद राजा भी फ्रांस में रह चुका था, तो लिटरेचर पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंच कल्चर का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। द रिस्टोरेशन वॉज एन एज ऑफ रीजन एंड प्रोज। अब प्रोज लिखना शुरू हो गया था और एज ऑफ रीजन की शुरुआत थी। हम हमारे अगले वीडियो में इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ऑगस्टन एज में तो उसकी शुरुआत रिस्टोरेशन पीरियड में हो चुकी थी। दिस वॉज द टाइम पीरियड व्हेन प्रोज इवॉल्व्ड एंड फाउंड इट प्लेस इन इंग्लैंड। यह जो टाइम था, यहाँ पे इंग्लैंड के लिटरेचर में अपनी जगह प्रोज ने बना ली थी। नया प्रोज इवॉल्व हो गए थे। दिस एज वॉज एज एज ऑफ रीजन्स। इमेजिनेशन वॉज लेफ्ट बिहाइंड, पीपल वे आर बिकमिंग मोर प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल। अब यह जो एज था, यहाँ से रीजन, एज ऑफ रीजन शुरू हो गए थे। लोग इमेजिनेशन को पीछे छोड़ चुके थे और प्रैक्टिकल और लॉजिकल हो रहे थे। क्यों? क्योंकि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका था। द ग्रोथ ऑफ साइंस एंड रीजनिंग। किसकी वजह से प्रैक्टिकल लॉजिकल हो रहे थे? साइंस की ग्रोथ हो रही थी, रीजनिंग की ग्रोथ हो रही थी, और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज आर द रीजन बिहाइंड द राइज ऑफ प्रोज। और ये जो प्रोज लिखे जा रहे थे, अब इसके पीछे क्या था? पॉलिटिकल जो कंट्रोवर्सीज थी। जैसे हमने देखा कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज तैयार हो गई थी, राजा और प्रजा के बीच में उत्तराधिकारी के बारे में वॉर था। यह जो सब चीजें थी, इसकी वजह से प्रोज बढ़ने लग गए थे। एंड ऑफ लिरिक्स एंड इमर्जेंस ऑफ सटायर। अब लिरिक्स जो थे, जो जिसे हम काव्यात्मकता कहेंगे पोएट्री की, वह पीछे छूट चली थी, और सटायर, नए नए सटायर पोएट्री में डाले जा रहे थे। लिरिकल पोएट्री वॉज ऑलमोस्ट ऑन गेटिंग द एंड। मोस्ट ऑफ द पोएम्स वेयर आर्ग्यूमेंटेटिव एंड नैरेटिव। अब यह जो पोएम्स थी, यह लिरिकल कम होती थी, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते थे और नैरेटिव होती थी, किस तरह का वर्णन उसमें किया गया होता था। दिस एज ऑथर्स। अब हम देखेंगे रिस्टोरेशन एज के कुछ ऑथर्स, जिसमें हम, जैसे हमने देखा कि एज ऑफ रिस्टोरेशन को हम एज ऑफ ड्राइडेन भी कहते हैं। John Dryden was an English poet, playwright and critic. He was very much into achieving clarity, symmetry, logic, reasoning, but has some leftover traits of Elizabethan times, that is imagination and fancy elements in his work. अब ये जो ड्राइडन थे, यह ड्राइडन जो थे वो पोएट भी थे, प्ले राइटर भी थे, और क्रिटिक्स भी थे। और उनके जो वर्क में हमें क्लैरिटी दिखती है, सिमेट्री दिखती है, लॉजिकल रीजनिंग भी दिखता है, पर कुछ इमेजिनेशन और फैंसी जो एलिजाबेथन टाइम में हुआ करता था लिटरेचर में, वह भी उनके वर्क में हमें दिखता है। ड्राइडन केम बैक टू द ब्लैंक वर्स, और ड्राइडन ने ब्लैंक वर्स भी यूज किए थे। ही यूज टू मिक्स अप कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज, और वह कॉमेडीज और ट्रेजेडीज को भी मिक्सअप करते थे। एंड वॉज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, और उन्हें इंग्लिश क्रिटिसिज्म के फादर भी कहा जाता है। ही वॉज ऑल्सो पायोनियर ऑफ हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, और वह पायोनियर भी है हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म के। ड्राइडन वॉज अ ड्रामाटिस्ट। ही पॉपुलराइज ऑफ द हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश पोएट्री। ड्राइडन यह ड्रामा भी लिखते थे, और उन्होंने इंग्लिश पोएट्री में हीरोइक कपलेट को भी पॉपुलर किया था। He played important role in establishing satire as an important mode of literature, और उनका he played important role, उनका रोल बहुत important है सटायर को एक लिटरेचर का मोड एस्टेब्लिश करने के लिए। सैमुअल बटलर, he was a powerful satirist at that time। अब यह भी एक सटायरिस्ट थे उस टाइम के। सटायर ऑन प्यूरिटनिज्म, और यह ज्यादा से ज्यादा प्यूरिटनिज्म पे सटायर करते थे। हडब्रश इज अ मॉक हीरोइक पोएम, उनकी एक मॉक हीरोइक पोएम है हडब्रश। इट कंसिस्ट ऑफ मॉक हीरोइक एलिमेंट्स, बुफनेरी, आयरोनी एंड विटी एपिग्राम्स। हडब्रश में उन्होंने अपने मॉक हीरोइक एलिमेंट्स डाले हैं, बुफनेरी डाली है, आयरोनी एंड विटी एपिग्राम्स। अब ये बुफनेरी क्या है? तो जो विदूषक, जिसे हम कहेंगे जोकर, जोकर किस तरह की लीलाएं करता है, आयरोनी डाली है, विटी एपिग्राम्स उन्होंने इसमें
डाला हुआ है। उसके बाद विलियम कॉन्ग्रेव, ही वॉज द मास्टर ऑफ रिस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स। हमने कॉमेडी ऑफ मैनर्स देखा, इसका मतलब विलियम कॉन्ग्रेव यह प्ले राइटर है। डिसाइपल ऑफ ड्राइडन, ड्राइडन के ये अनुयायी थे। ही रोट हिज ऑल कॉमेडीज बिफोर टर्निंग टू 30, जब ये 30 के होने के थे उसके पहले ही इन्होंने अपने सब कॉमेडीज लिखे थे। ये एज यूजुअल थीम्स ऑफ रोमांस, उनकी जो कॉमेडी थी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी थीम्स होती थी? रोमांस, ट्रेजेडी एंड फोकस ऑन सोशल क्लासेस एंड सोशल हाइपोक्रेसी। सब अब उनकी जो कॉमेडीज होती थी उसमें ज़्यादा करके रोमांस होता था, ट्रेजेडी होती थी या हाइपोक्रेसी होती थी। और उनके कुछ फेमस वर्क है लव फॉर लव, द वे ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद जॉन बनियान, ही वॉज अ फेमस नेम अमंग द रिलीजियस राइटर। अब यह जो थे जॉन बनियान, यह रिलीजियस राइटर के बीच में एक फेमस नाम था। हिज राइटिंग स्टाइल एंड पर्सनैलिटी वेयर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय बाइबल। वो ज़्यादा उनकी राइटिंग स्टाइल और पर्सनैलिटी बाइबल से इन्फ्लुएंस थी। उनके कुछ वर्क्स है ग्रेस अबाउंडिंग, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, द लाइफ एंड द डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन। ज़्यादा रिलीजियस राइटिंग। अब्राहम कौली, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर इन द एरिया ऑफ एसेज। इन्होंने एसेज लिखे थे जो पर्सनल एसेज थे, स्मॉल लेंथ थे और मॉरल सब्जेक्ट पे बेस्ड थे और उसमें पर्सनल टच था इनके काम का। और इनका कुछ फेमस वर्क है ऑन माई सेल्फ एंड द एसेज। उसके बाद जॉन मिल्टन, एज ऑफ प्यूरिटन्स को एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है। यह एक ऑड बॉल थे ड्यूरिंग द रिस्टोरेशन एज। क्यों कहा जाता है उन्हें ऐसा? क्योंकि उस टाइम पॉलिटिकल और सोसाइटी यह जो है वो टर्न हो चुकी थी रिलीजियस थिंकिंग से, रिपब्लिकनिज्म से, पर यह अपने प्यूरिटनिज्म और रिपब्लिकनिज्म को स्टक रहे। अपनी सोच को इन्होंने नहीं बदली थी उस काल में भी। इपिक, उनकी जो इपिक पोएम है पैराडाइज लॉ जो 1667 में थी, ही वेंट ऑल आउट अबाउट वॉरियर एंगल्स, डेविल्स एंड द फर्स्ट मैन एंड वुमन, एडम एंड यू। उस टाइम पे उनका जो लिटरेचर था वो इपिक पोएम जो पैराडाइज लॉस फेमस हो चुकी थी, उसमें भी उन्होंने वही पुरानी रिलीजियस थिंकिंग को अपनी आगे की थी, जिसमें उन्होंने वॉरियर एंगल्स के बारे में लिखा था, डेविल्स के बारे में लिखा था और जो फर्स्ट मैन एंड वुमन थे एडम और ईव उनके बारे में लिखा था। उनका एक और लिखित साहित्य है सैमसन एगोनिस्टेस। मिल्टन्स प्ले इज अ शॉर्ट ट्रेजेडी बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ इन ओल्ड टेस्टामेंट। द प्ले फोकस्ड ऑन बिब्लिकल थीम्स। यह जो बाइबल की जो एक थीम थी उसके थीम पे आधार पे उनका यह प्ले था। फेथ एंड रिलीजन आर ह्यूज थीम्स इन जॉन मिल्टन्स राइटिंग। अब जॉन मिल्टन के राइटिंग में रिलीजन, धर्म और फेथ, विश्वास, यह सबसे बड़ी थीम हुआ करती। आफ्रा बहान या बहन कहेंगे हम उन्हें, वन ऑफ द फर्स्ट प्रोफेशनल वुमन राइटर, यह पहली प्रोफेशनल वुमन राइटर थी। शी रोट अक्रॉस डिफरेंट जेनराज, और उन्होंने अलग अलग जेनराज लिखे थे। वो प्ले राइटर भी थी, फेमस नॉवेलिस्ट भी थी। शी ऑल्सो वर्क एज अ स्पाई ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक स्पाई करके भी उन्होंने वर्क किया था। ही हर प्ले, उनका जो एक प्ले है रोअर, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है और इट कंटेन्स एन एम्फेसिस ऑफ रोमांस एंड डिस्गाइज, लॉस्ट ऑफ जोक्स, विटी डायलॉग। अब उनके इस प्ले में क्या है, बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे रोमांस है, डिस्गाइज है, लॉट्स ऑफ जोक्स है और विटी डायलॉग्स है। अब कॉमेडी ऑफ मैनर्स है तो विटी डायलॉग्स रहेंगे ही। फेमस नॉवेल है उनका एक ओरोनको। यह एक अफ्रीकन प्रिंस के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है और इसमें उन्होंने स्लेवरी जैसी हेवी थीम को यूज किया है। विलियम वाइचेरली, he had influenced by French literature between he spent most of his life in France। यह एक लॉयर थे, प्ले राइटर थे और यह भी कॉमेडी ऑफ मैनर्स के प्ले राइटर्स थे। उनका कुछ फेमस वर्क था द कंट्री वाइफ, द प्लेन डीलर। अब इनके भी लिटरेचर में फ्रेंच
लिटरेचर का इन्फ्लुएंस था, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन का ज़्यादा समय फ्रांस में बिताया था। इस तरह अब हमने इस वीडियो में रिस्टोरेशन एज में प्यूरिटन्स एज और रिस्टोरेशन एज को देखा। हमारा जो अगला वीडियो है जिसे हम ऑगस्टन एज, जिसमें हम देखने वाले हैं, ऑगस्टन एज को भी रिस्टोरेशन एज में ही माना जाता है, पर हमारा यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता था, इसलिए हमने इसके 2 पार्ट बनाए। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑगस्टन एज। If you like my video, please subscribe my channel. Please like, share and comments on video. आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया, आपको मेरा यह स्पष्टीकरण पसंद आया, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।